हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन सोच रहा होता है कि इसे ही बोल रहे हैं, मैं सब चीज़ को गिव अप नहीं कर सकता हूँ और शुरू से नहीं कर सकता हूँ स्टार्ट। मेका को बनाने के लिए मतलब नॉर्मल सी बात है कि इसे सब कुछ दोबारा से सीखना पड़ेगा फोर्जिंग को छोड़ के। तो एपिसोड नंबर 29 की स्टार्टिंग होती है। जेनो बोल रहा होता है कि वुलिन ये सही नहीं है, तुम्हें अपना रास्ता सही तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस जगह में कभी भी जीनियस की कमी नहीं हुई, और बात वही है कि वो अपने रास्ते को भूल जाते हैं। तो अगर तुम अपने रास्ते को पकड़ के रखोगे तो ही तुम कुछ कर पाओगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? वुलन बोलता है हाँ मैं समझ गया। जो शेफ होता है वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि अच्छी बात है, मैं यहाँ पे ऐसे ही वेस्ट में नहीं आया, शाम हो गई है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ टेस्टी बना के खिलाऊंगा। वुलन पूछ रहा होता है जेनो से कि अंकल ये कौन है। जेनो बोल रहा होता है कि खुद ब खुद पूछ लेना तुम इससे डिनर के टाइम पे। ये इंसान जरा भी तुमसे कम टैलेंटेड नहीं है, पर ये कभी सुपर डूला नहीं बन पाया। ये कॉन्टिनेंट में बेस्ट है, पर इसका दिमाग काफी ज्यादा जगह में चला हुआ है। ये आज तुमसे मिलने के लिए आया हुआ है, ये तुमसे कुछ सीखना चाहता है। फिर हम ऐसे अंदर का सीन दिखाई देता है। वुलन बोल रहा होता है कि फेरी फंगस ये तो 10,000 ईयर ओल्ड साउल बीच से भी ज्यादा रेयर है, ये हेवन और अर्थ का ट्रेजर है, कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। वो शेफ होता है, वो उसे सूप बना के देता है उसका। वुलन ऐसे खा रहा होता है, मतलब पी रहा होता है, वो सोच रहा होता है इसको पी के तो मेरे को काफी अच्छी फीलिंग आ रही है, मेरी बॉडी भी कुछ लाइट फील कर रही है। साथ में वो कुछ गलत काम कर देता है। शेफ बोल रहा होता है कि चिंता मत करो, ये तुम्हारी बॉडी का तरीका है खुद को डिटॉक्सिफाई करने का, ये सभी के साथ होता है, तुमने खा लिया तो तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जेनो बोल रहा होता है कि गुयू तुमने भी फेरी फंगस खाया पहले? फेरी फंगस सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। वुलन बोलता है कि अंकल गुयू स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर की है, जो टियानफेंग डूलाओ है जो कि असिस्टेंट टावर मास्टर है, वो गुयू की मास्टर है। जेनो बोल रही होता है मतलब कि अच्छा तुम उसके डिसिपल हो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। वैसे खाना खा लेते हैं। वुलन बोल रहा होता है कि शुक्रिया तुम्हारे लिए। शेफ बोल रहा होता है कोई जरूरत नहीं है मुझे शुक्रिया बोलने की, मैं तुमसे बात करना चाहता, अकेले में मेरे साथ चलो। वुलन बोलते ठीक है। वो वहां से चल पड़ते। तभी एक इंसान अंदर आता है और जेनो को बोल रहा होता है कि प्रेसिडेंट कुछ हॉल में हो रहा है, कोई यंग और कोई ओल्ड विजिटर आया है, मुझे पता नहीं वो कौन है, पर जो ओल्ड वाला है वो सेंट फोर्जिंग मास्टर हो सकता है। उसने हमें चैलेंज किया फोर्जिंग में, पर वो खुद कॉम्पिटिटर नहीं होगा, वो अपने साथ किसी यंग इंसान को लाया है। वो लड़की 15 से 16 साल के बीच की है। जैन वो बोल रहा होता है ठीक है मैं चेक करता हूँ जाके, तुम बातें करो उनसे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो इंसान बोल रहा होता है कि साथ में चलते हैं, मतलब जो शेफ होता है वो बोल रहा होता है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में, हम साथ में बात करेंगे। फिर ऐसे प्रेसिडेंट वहां पहुंच जाता है। एक इंसान वहां पे होता है, वो बोल रहा होता है तुम हो जैनो डिवाइन आर्टिसियन। जैनो बोल रहा होता है कि तुम कहाँ से हो मेरे फ्रेंड। ओल्डमैन बोल रहा होता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा नाम चांग कोंग यान है, मैं यहाँ पे तुम्हें मतलब तुम्हारी फोर्जिंग एसोसिएशन की यंगर जनरेशन को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई है तुम्हारे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग टैलेंट जो कि मेरे डिसिपल के कंपैरिजन में हो सकता है कुछ। जैनो बोल रहा होता है कि ये ठीक है फाइट करना, पर इससे ही नहीं है कि तुम बाकियों के काम को ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो। वॉर्डमैन बोल रहा होता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि फोर्जिंग एसोसिएशन का नाम जैसे फेमस है वैसा उनका काम भी अच्छा है कि नहीं, क्या तुम्हें डर है? जैनो बोल रहा होता है कि तुम कम्पीट कैसे करना चाहते हो। वो इंसान बोल रहा होता है कि मेरी डिसिपल लिन यूहान है, 1 वर्सेस 1 मैच होगा दोनों पार्टीज के बीच में। अगर कोई भी तुम्हारी एसोसिएशन का जो 20 साल की कम उम्र का है वो इसके अगेंस्ट में जीत जाएगा तो हम खुद ब खुद ही हार मान लेंगे। जैनो बोल रहा होता है तुम हमसे क्या चाहते हो अगर तुम जीत जाओगे, और अगर तुम हारे तो क्या मिलेगा हमें? और मन बोल रहा होता है तुम्हें बस हार ही माननी अगर हम जीते तो, अगर हम हारे तो हम तुम्हारी एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेंगे और तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। जैनो सोच रहा होता है कम्प्लीटली अनफेयर है। वो बोलते ठीक है, अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मतलब तुम्हें मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे फ्यूचर में। वैसे वुलिन को बुला लेता है। वुलिन होता है चैलेंजर। वॉर्डमैन सोच रहा होता है कि यूहान एक काफी ज्यादा खतरनाक जीनियस है, पर ये यंगस्टर तो यूहान से भी काफी ज्यादा यंग लग रहा है, क्या एक और फोर्जिंग जीनियस आ चुका है? यूहान वुलिन की तरफ देख के ब्लश से मार रही होती है। जैनो पूछ रहा होता है कि तुम कैसे कम्पीट करना चाहते हो मिस्टर चांगकोंग। चांगकोंग बोल रहा होता है कि एक मेटल को प्यूरिफाई करना सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है एक फोर्जर की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने से। हम स्टार्ट करेंगे मेटल को प्यूरिफाई करना जो हम सिलेक्ट करेंगे, फिर तुम पिक करना मेटल को प्यूरिफाई करना जो तुम चाहते हो। देखना चाहता हूँ मैं कि कौन मेटल्स को अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करता है दोनों राउंड्स में। मतलब एक मेटल ये चूज करेंगे, एक जेनोहा की टीम चूज करेगी। विलन बोलता है कि प्लीज अपने मेटल को सिलेक्ट करो। वो लड़की बोलती है यूहान कि मैं ब्लू कोपराइट को चूज करती हूँ। विलन सोच रहा होता है कि ब्लू कोपराइट तो काफी ज्यादा रेयर मेटल है जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है फोर्ज करने के लिए। फिर वो अपनी
प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। यूहान अपने हैमर को निकाल लेती है। वुलिन सोच रहा होता है कि ब्लू कोपराइट हैमर को यूज कर सकती है, इसका मतलब इसकी एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। चलो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं शांत हो जाता हूँ और फोर्ज करना स्टार्ट कर देता हूँ। अपने हैमर को उठाता है और लग पड़ता है प्योरीफाई करने के लिए। लूहान का जो लिन यूहान का जो हैमर था वो धीरे धीरे ब्लू कोपराइट के ऊपर टकरा रहा था। इलेक्ट्रिक लाइट रिलीज हो रही थी ब्लू कोपराइट हैमर से और वो उस मेटल के अंदर जा रही थी। धीरे धीरे जो मेटल था वो रिफाइन होता जा रहा था उस ब्लू लाइटनिंग की वजह से। ज़ेनो सोच रहा होता है कि ये ब्लू कोपराइट हैमर की यूनिक इफेक्ट है, इसे बोलते हैं प्लोरीफरेशन। ये एक इफेक्टिव टेक्निक है ब्लू कोपराइट को फोर्ज करने के लिए। ये पूरे तरीके से प्रिपेयर होके आए हैं और ऊपर से लाइटनिंग भी है। इसकी जो मार्शल सोल है वो पक्का ही थंडर या फिर लाइटनिंग से रिलेटेड होगी। इसकी स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वरना ये थंडर और लाइटनिंग को इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती। और मैं सोच रहा होता है कि अजीब बात है, कोई भी साउल पावर की फ्लक्चुएशन को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसके जो हैवी सिल्वर हैमर्स हैं वो स्पिरिचुअल फोर्जिंग लेवल तक पहुंच चुके हैं, पर इसके हाथों में ये ऐसे फेदर्स की तरह की फील हो रहे, लाइक इनका कोई वेट ही नहीं है। मैं आवाज से पता लगा सकता हूँ कि इनका वेट 1000 से भी ज्यादा है, मतलब 1000 पाउंड से भी ज्यादा। ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे के पास कोई डिवाइन पावर्स हैं। दोनों के मेटल से एनर्जी रिलीज होती है। ज़ेनो सोच रहा होता है कि दोनों सेम ही टाइम पे स्पिरिचुअल फोर्जिंग में पहुंच के ब्लू कोपराइट को ब्लू कोपराइट हैमर के साथ फोर्ज करना। लिन यूहान ब्लू कोपराइट लाइफ ओरा को ला सकती है, ये एडवांटेज पे है। और मैं सोच रहा होता है कि कल्टीवेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है फोर्ज करने के लिए। लिन यूहान के पास 4 रिंग्स हैं, ये एक साउल एंसेस्टर है, पर टांग वुलिन के पास सिर्फ 3 रिंग्स हैं। ये फोर्जिंग प्रोसेस को परफेक्टली नहीं कर पाएगा अपनी साउल पावर को यूज करके जो इसके पास करंट में है। फिर ऐसे जो सब्लिमेशन प्रोसेस थी ब्लू कोपराइट की वो कुछ टाइम के लिए रही, फिर उसकी लाइट चली गई थी। उन्होंने स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल फोर्जिंग थी उसे सेम ही टाइम पे स्टार्ट किया। टाइम धीरे धीरे बीता जा रहा था। 30 मिनट के बाद लिन यूहान अपने गोल तक पहुंच चुकी थी। ज़ेनो सोच रहा होता है कि वेल ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, इसने जल्दी कंप्लीट कर लिया। ये कोई आम सा स्पिरिचुअल फोर्जिंग नहीं है, इसके ब्लू कोपराइट के पास लाइटनिंग बोल्ट वाली पावर है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है और हैरानी की बात है कि ये लड़की 16 साल से कम उम्र की है और ये इतनी अच्छी चीजें बना सकती है। शायद टांग वुलिन ये राउंड हार जाएगा। वुलिन ऐसे हैमर मार रहा होता है अपने ब्लू कोपराइट के ऊपर। कोई सोच रही होती है कि कर क्या रहा है। फिर हमें एक 1.5 आवर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वुलिन लास्ट हिट करता है और जो मेटल होता है उससे लाइट निकल रही होती है और मैं सोच रहा होता है ये रिवर्स कर रहा है लाइफ ऑर्डर को। ये क्रिएशन है स्पिरिचुअल फोर्जिंग की। जो हाईएस्ट लेवल होते हैं स्पिरिचुअल फोर्जिंग की वही इस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं। देख के सभी कुछ ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ेनो वुलिन के मेटल को उठा के बोल रहा होता है कि काफी अच्छा तुमने प्रोग्रेस की है। ज़ेनो बोलते है कि ब्रदर ज़ांगोंग तुम्हें क्या लगता है। ज़ांगोंग बोलता है कि जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट है, तुम लोग जीतते हो। ज़ेनो बोलता है नहीं हम हारते हैं। वुलिन बोलता है क्या। ज़ेनो बोलता है कि वुलिन की स्पिरिचुअल फोर्जिंग क्वालिटी में ज्यादा हाई है, पर तुम्हारे स्टूडेंट ने जो फोर्ज की है उसके पास लाइटनिंग बोल्ट पावर है जो कि सिमिलर है एक अलोई की तरह। वुलिन अभी पीछे है क्योंकि इसका फोर्जिंग टाइम ज्यादा था। वुलिन बोल रहा होता है कि वेल यूहान ने कोपराइट हैमर को यूज किया है तो इसके लिए आसान था ब्लू कोपराइट को फोर्ज करना। ज़ेनो बोल रहा होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मेटल वुलिन चूज करेगा। चलो ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा पहले मूव करने से पहले। वुलिन बोलता है ठीक है। वो सोच रहा होता है कि वेल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम डिवाइन आर्टियंस मतलब आर्टिसियन से। ये चीजें बिल्कुल सही तरीके से समझ रहा है और ये हमें एडवांटेज दे रहा है पूरा का पूरा। वुलिन बोलता है कि मैं हैवी सिल्वर को लेता हूँ नेक्स्ट गेम के लिए। फिर ऐसे ही गेम स्टार्ट होने वाली होती है। यूहान सोच रही होती है या क्या इसने ये इसीलिए चूज किया क्योंकि इसे फोर्ज करना थोड़ा सा आसान होता है, पर मैं भी अच्छे तरीके से जानती हूँ इस मेटल को और ये हो ही नहीं सकता कि एक और स्पिरिचुअल फोर्जिंग क्रिएशन बनाए। वुलिन स्टार्ट कर देता है। यूहान सोच रही होती है इसने सीधे सीधे स्टार्ट कर दिया, क्या ये मेटल को टेस्ट नहीं करना चाहता था पहले। वुलिन कंटिन्यूसली पीट रहा होता है अपने मेटल को, लाइक काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से पूरी फोर्स लगा के। यूहान हैरान हो जाती है। वुलिन बोल रहा होता है ये तो स्विंगिंग क्लॉक टेक्निक है टांग सेक्ट की। वैसे गोल गोल घुमा के पीट रहा होता है और लास्ट में एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है। यूहान सोच रही होती है कि स्पिरिचुअल फोर्जिंग बैकफायर्स, ये तो काफी ज्यादा रेयर चीज है। इसने हैमर कर करके एक ड्रैगन निकाल दिया। वुलिन का मेटल ग्लो कर रहा होता है। यूहान सोच रही होती है कि ये क्रिएशन है या फिर इविल स्पिरिचुअल फोर्जिंग है, मैं तो कम्प्लीटली डिफीट हो चुकी हूँ। और मन बोल देता है कि हम हारते हैं। ज़ेनो बोलता है कि ये काफी ज्यादा क्लोज विक्ट्री थी, अगर वुलिन यहाँ पे नहीं होता तो मैं किसी यंग टैलेंट को फाइंड ही नहीं कर पाता तुम्हारे डिसिपल के साथ कम्पीट करने के लिए। मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ फोर्जिंग एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए, पर तुम मना कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। तभी ओल्ड मैन के पीछे से कोई अटैक आ रहा होता है, एक रेड कलर की एनर्जी ओल्ड मैन के पीछे से मुड़ के ज़ेनो की गर्दन के पास पहुंच जाती है। ज़ेनो
ज़ेनो उसे डोज कर लेता है, मतलब गुयू बचा लेती है एक तरीके से ज़ेनोहा को अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल को यूज करके, और उस स्वॉर्ड को कुक पकड़ लेता है अपने हाथ से। वो एक रेड कलर की शॉर्ट स्वॉर्ड होती है, और वो जो स्वॉर्ड होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। कुक जल्दी से मूव कर रहा होता है आगे की तरफ उस इंसान को पकड़ने के लिए, तभी ज़ेनोहा अपने बैटल आर्मर को डाल लेता है और सभी को रुकने के लिए बोलता है। ज़ेनो सोच रहा होता है अगर गुयू की टेलीपोर्टेशन स्किल नहीं होती तो मैं एक ही हिट में मर जाता यहाँ पे। तब जो ओल्ड मैन होता है वो भी अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, और बाकी सभी उन्हें बोल रहे होते हैं कि मार दो इन्हें, मार दो इन्हें। वेल सब ये सोच रहे होते हैं कि ओल्ड मैन ने अटैक किया है। ज़ेनो बोलता है क्या तुम किसी दूसरी कॉन्टिनेंट के फोर्ज मास्टर हो? पुलिन सोच रहा होता है कि रूला वर्ल्ड में तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में वॉर चल रही है, अगर कोई मेरे मास्टर की डेथ चाहता है तो वो वही होगा, मतलब दूसरी कॉन्टिनेंट्स के रूलर ही ऐसा कर सकते हैं। वो लड़की बोल रही होती कि हमने ऐसा नहीं किया है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस सिचुएशन में। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।